वंस अगेन आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स वाला पे। और मैं दिशा कारिया आज आपके लिए चैप्टर नंबर 6 जो कि लास्ट चैप्टर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है ये लेकर आई हूँ, दैट इज रिसोर्स मोबिलाइजेशन। अब यहाँ पे मैं अगर रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात करूँ, ये एक रेप्लिका ऑफ योर चैप्टर जो आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है फाइनेंशियल मार्केट्स, इसका कहीं ना कहीं ये एक रेप्लिका है। तो वैसे ही आपके लिए काम आसान हो जाता है क्योंकि ये आप बिजनेस स्टडीज में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। फ्रॉम कैपिटल मार्केट क्या है, प्राइमरी मार्केट क्या है, मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन द प्राइमरी मार्केट जो हमने पढ़ा था, जैसे ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस है, प्राइवेट प्लेसमेंट है, राइट्स इशू है, तो ये चीज़ें यहाँ पे रेप्लिकेट की गई है। ठीक है। सिमिलरली जो सेकेंडरी मार्केट है स्टॉक एक्सचेंज क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, ये चीज़ें यहाँ पे गिवन है। राइट। एडिशनल क्वेश्चंस कुछ गिवन है, जैसे डिसएडवांटेजेस है, कुछ ऐसे बेनिफिट्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, उसको ऐसे बाइफरगेट किया गया है। तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, बट कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये था कि चैप्टर नंबर 6 की मेजॉरिटी मतलब 75 to 80% ऑफ द पार्ट जो है वो ऑलरेडी आप यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ चुके हो। तो बहुत ही ईजी और स्कोरिंग चैप्टर ये आपके लिए हो जाता है। ठीक है। अब चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं कोई भी बिजनेस की बात करूँ, राइट, देखिए बेटा एक चीज़ आप समझ लो, बिजनेस में ना रिसोर्सेज लगता है। कोई भी बिजनेस आपको करना, आपको लोग लगेंगे जिनको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, आपकी टेक्नोलॉजी मशीनरी लगेगी, फिक्स एसेट जैसे लैंड बिल्डिंग मशीनरी ये आपको लगेगा, राइट। उसके अलावा आपको इलेक्ट्रिसिटी है, रॉ मटेरियल है, ये सारी चीज़ें आपको एक बिजनेस में लगेगी। लेकिन कोई भी बिजनेस की अगर बात करें तो हर एक बिजनेस कहता है कि आउट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज जो हमारे पास हो या जो हमें चाहिए टू रन अ बिजनेस, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए सबसे पहले आता है दैट इज फाइनेंसिंग। ठीक है, या तो पैसा, बिकॉज बाकी कोई भी रिसोर्सेज लाने के लिए, बिजनेस को शुरू करने के लिए, ग्रो करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए सबसे पहले फाइनेंसेस की ज़रूरत होती है। अगर मेरे पास फाइनेंस है तभी मैं बाकी रिसोर्सेज अरेंज कर पाऊंगी। अब मुझे रॉ मटेरियल चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा, मशीनरी चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा। तो फाइनेंसेस मेरे लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कोई भी बाकी काम मैं बिना पैसे के नहीं कर सकती, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे फाइनेंस को मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, एक स्टेटमेंट है यहाँ पे कि कहते हैं फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। ये क्यों कहता है? इसीलिए तो कहते हैं बिकॉज कोई भी बिजनेस के लिए फाइनेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, जिसके बिना बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता, बिजनेस चल ही नहीं सकता, राइट। और इसीलिए बिजनेस अपने सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर इट सक्सेस को यहाँ पे फाइनेंस मानता है। अब यहाँ पे फाइनेंस को लेकर 3 इंपॉर्टेंट सवाल हर एक बिजनेस को आंसर करने होता है। सबसे पहले आपको कितना फाइनेंस रिक्वायर्ड है। देखिए बेटा, डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस आप क्या काम कर रहे हो, कितना काम कर रहे हो, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक व्यक्ति है जो सर्विस सेक्टर में है और दूसरा व्यक्ति यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, तो मैन्युफैक्चरिंग में कंपेरेटिव जो फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट जाता है ज़्यादा होता है, और इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग एरिया में हो सकता है कि आपको जो अमाउंट ऑफ फाइनेंसेस रिक्वायर्ड हो वो ज़्यादा हो कंपेयर टू सर्विस सेक्टर। ठीक है। तो सबसे पहले आपके बिजनेस को लेकर, आपकी स्केल ऑफ बिजनेस को लेकर ये आपको एनालाइज करना होता है कि आपके बिजनेस में कितने पैसे की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, वेयर विल द मनी कम फ्रॉम। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंसेस जो होते हैं वो आपको यहाँ पे स्टडी करना होता है। देखिए बेटा, पैसे की ज़रूरत है वो तो बैंक से बोरो करके भी आ सकता है, इक्विटी शेयर्स रेज करके भी आ सकता है, खुद भी आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इन्वेस्टर्स को पिच करके भी आप उनको इन्वेस्ट करने कह सकते हो। तो पैसे लाने के बहुत तरीके होते हैं, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ रेजिंग फाइनेंस होता है। आपको उनमें से चॉइस करनी होती है कि कौन सा सोर्स आपके लिए कब ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, व्हेन डज द मनी नीड टू बी अवेलेबल। मतलब बेसिकली यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कब हमें पैसे की कितनी ज़रूरत होगी, उसी मुताबिक हम पैसा रेस करें। क्योंकि अननेसेसरी अगर हम पैसा इकट्ठा कर भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि यार ज़रूरत पड़ने पे कहाँ जाएंगे, एक काम करते हैं अभी बैंक में जाके 10-15 लाख का लोन लेकर रख देते हैं। अब आपने लोन लेकर रख दिया, पैसे तो आपके पास आ गए, फिलहाल तो उसका कोई यूज़ नहीं, लेकिन फिर भी उस लोन पर आपको रेगुलरली इंटरेस्ट पे करना होगा, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि पैसा कब रिक्वायर्ड है, कितना रिक्वायर्ड है, ये देखना जरूरी है, सो दैट अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप अपने फाइनेंसेस रेस कर सको। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पे हम आगे जाते हैं नेक्स्ट पे कि यहाँ पे अगर मैं सोर्सेज की बात करूँ, जैसे मैंने कहा कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये भी है कि पैसा कहाँ से आएगा, राइट। तो ये सोर्सेज को हम बेसिकली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, दैट इज इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। अब इंटरनल सोर्स की बात करें तो यहाँ पे जैसे आपके रिजर्व्स हो गए, ठीक है, जैसे आपके सप्लायर्स से पैसे आने बाकी है तो आपने सप्लायर्स से पैसे रिकवर कर लिए, तो इंटरनली हम जहाँ जहाँ से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे आपने उधारी पे बेचा तो वो पैसा आप रिकवर कर सकते हो, आपके यहाँ पे जो रिजर्व्स पड़े हैं, जो फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट आप करते आ रहे हो, वो पैसा आप यूज़ कर सकते हो, खुद का इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो। तो ये सारे इंटरनल सोर्सेस है। इंटरनल सोर्सेस काफ़ी लिमिटेड होते हैं और इसीलिए जो छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा करने के लिए ही आप यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर आपको यहाँ पे फाइनेंस या फंड्स की जरूरत होती है तो हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेस पे डिपेंड करते हैं। अब एक्सटर्नल सोर्सेस की बात करो तो वो दो तरीके के होते हैं, एक जिसको हम यहाँ पे कहते हैं ओन फंड्स, खुद का पैसा, और दूसरा जिसको हम कहते हैं बोरोड फंड्स, जो आपने यहाँ पे उधारी पे लिया है, जिसके ऊपर इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन आपके ऊपर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करते हैं, जैसे कैपिटल मार्केट्स क्या है, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड सो ऑन, ठीक है। सबसे मेन फोकस हमारा यहाँ पे कैपिटल मार्केट्स पे इस चैप्टर में रहने वाला है, राइट। और इसीलिए हम सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करते हैं कैपिटल मार्केट की। कैपिटल मार्केट एग्जैक्टली है क्या? अब कैपिटल मार्केट की बात करें तो उसको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है इनटू टू पार्ट्स, जो कि है आपका यहाँ पे प्राइमरी मार्केट एंड योर सेकेंडरी मार्केट, राइट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, तो जहाँ पे कंपनी खुद फॉर द फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स या कोई भी सिक्योरिटीज को इशू करके यहाँ पे पैसा रेस करती है। सेकेंडरी मार्केट, जिसको हम यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं, उसका मेन काम होता है लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। तो मान के चलो कोई एक व्यक्ति प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई कंपनी ने आईपीओ लॉन्च किया या शेयर्स इशू किए तो उसने वहां पे परचेज करे, राइट। अब उसको ये शेयर्स को फर्दर सेल करना है, 2 महीना 4 महीने बाद उसको ये सेल ऑफ करना है, तो वो कहाँ पे जाएगा, सेकेंडरी मार्केट में जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर प्राइमरी मार्केट की बात करें तो प्राइमरी मार्केट में यहाँ पे जो है कंपनी विल इश्यू सिक्योरिटीज, ठीक है। जबकि मैं यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट की बात करूं, ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट में कौन इशू करेगा सिक्योरिटीज, तो कंपनी इशू करेगी। जबकि मैं यहाँ पे अगर सेकेंडरी मार्केट की बात करूं तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स विल ट्रेड इन सिक्योरिटीज। तो जो भी बाइंग एंड सेलिंग होगा वो यहाँ पे इन्वेस्टर्स के बीच में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा अगर कैपिटल मार्केट की बात की जाए, कैपिटल मार्केट एग्जैक्टली है क्या? कोई भी मार्केट प्लेस की बात करो तो वहाँ पे एक बायर होता है, एक सेलर होता है, और कोई ना कोई कमोडिटी होती है या तो सर्विस होती है जिसकी वहाँ पे ट्रेड होती है फॉर मॉनेटरी वैल्यू। अब यहाँ पे अगर कैपिटल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे जो आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, ठीक है, वो यहाँ पे ट्रेड होते हैं बिटवीन बायर एंड सेलर। एक व्यक्ति होता है जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को इशू करके पैसा रेज करने की कोशिश करता है, जिसको पैसे की जरूरत है तो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है। दूसरा व्यक्ति होता है इन द फॉर्म ऑफ बायर, जो ये फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को खरीद के सामने वाले को पैसे देने को तैयार है। तो ये जो काम करता है उसको यहाँ पे फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन कहते हैं, और कैपिटल मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये इंटरमीडिएशन का करता है। सेम चीज हम बैंक के द्वारा भी करते हैं। बैंक में हम जो सरप्लस इनकम होती है जाकर सेव करते हैं, बैंक वही पैसे को इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड क्रेडिट्स घुमाता है, तो बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इनको पैसे वहीं से जाता है। सिमिलरली अगर फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करो तो फाइनेंशियल मार्केट्स में सिक्योरिटीज इश्यू होती है, हम वो खरीदते हैं, वही पैसा बिजनेसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स को एक्सेट्रा जाता है, राइट। तो कैपिटल मार्केट का अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है या एक ऐसा ऑर्गेनाइज मैकेनिज्म है जिसका काम है कि जो ट्रांसफर ऑफ मनी कैपिटल है, ठीक है, या तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, वो इन्वेस्टर्स से एंटरप्रेन्योर्स तक यहाँ पे पहुँच सके। जो व्यक्ति यहाँ पे पैसा या सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहता है उसको कहते हैं इन्वेस्टर। जैसे आप कहते हो मुझे शेयर्स खरीदने हैं, मुझे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप कौन बन गए, इन्वेस्टर्स। जो ये
पैसा रेस करना चाहता है, जो ये शेयर्स बेचकर मनी रेस करना चाहता है, वो होता है आपका एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे ये पैसा इन्वेस्टर से लेके एंटरप्रेन्योर तक पहुंचाना, सो दैट वो मनी प्रोडक्टिव यूज पे लग सके, ये काम जो करता है उस इंटरमीडियरी को यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स या फिर कैपिटल मार्केट का नाम दिया जाता है। याद रखना, उसका मेन काम होता है कि जो भी पैसा या सरप्लस इनकम हाउस होल्ड्स में है उसको प्रोडक्टिव यूज पर लगाकर कहीं ना कहीं गुड्स में, सर्विसेज में, प्रोडक्शन में, जीडीपी में वगैरह इंक्लूड करना। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे अगर मैं कैपिटल मार्केट्स की बात करूँ, आई एम सॉरी, यहाँ पे अगर मैं कैपिटल मार्केट्स की बात करूँ तो एक जनरल आपको मैं यहाँ पे आइडिएशन बता देती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए यहाँ पे ये आपके बिजनेसेस या तो फर्म्स है जिनको पैसे की जरूरत है फॉर प्रोडक्टिव यूज। ठीक है, यहाँ पे कौन है, आपके हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या करता है, तो उनके पास मान के चलो यहाँ पे सरप्लस इनकम होती है, जो खर्च करने के बाद पैसे बच जाते हैं उसको हम कहते हैं सरप्लस इनकम। अब यहाँ पे मैं अगर बिजनेसेस और फर्म्स की बात करूँ तो उनको रेस करना पड़ता है पैसा, सो दैट वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को कर सके, वो अपने काम को कंटिन्यूस कर सके। अब इसके लिए बेसिकली दो इंटरमीडियरीज यूज होते हैं। कौन से दो, तो एक आपकी बैंक्स और दूसरा आपका यहाँ पे कैपिटल मार्केट्स। ठीक है, हमारी जो भी टोटल इनकम होती है, मैं आपको यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल देती हूँ। मान के चलिए कि यहाँ पे मेरी जो टोटल इनकम है दैट इज 1 लाख रुपीज। इसमें से मेरे जो खर्चे हैं अगर मैं उसको निकाल दूँ तो मान के चलिए मेरा यहाँ पे 50,000 का खर्चा है, राइट। तो मेरे पास कितना बचा, 50,000 रुपीज। अब इसको मैं क्या कहूंगी, इसको यहाँ पे मैं सरप्लस कहूंगी। ये सरप्लस के लिए दो ऑप्शन मेरे पास होते हैं, या तो मैं उसको जाकर बैंक में सेव कर सकती हूँ या तो उसको मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ इन डिफरेंट प्लेसेस लाइक कैपिटल मार्केट्स। ठीक है, तो ये मेरे पास जो 50,000 बचा, ये किसके पास बचा, हाउस होल्ड के पास बचा। अब हाउस होल्ड क्या कर सकता है, तो ये पैसे को एक तो वो यहाँ पे बैंक में दे सकता है इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, राइट। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के तौर पे मैंने सेविंग्स के तौर पे यहाँ पे बैंक को दिया। अब बैंक क्या करेगी, यही पैसे को बिजनेस को इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड क्रेडिट घुमाएगी, राइट। सेकेंड मेरे पास क्या तरीका है कि हाउस होल्ड जो है वो यही पैसा जो है कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करे, राइट। और कैपिटल मार्केट यही पैसा इन द फॉर्म ऑफ फंड्स किसको दे, तो बिजनेसेस को दे। तो ऑल इन ऑल होता क्या है, जो आपका हाउस होल्ड सेक्टर का सरप्लस फंड्स है उसको स्मूथली यहाँ पे प्रोडक्टिव यूज में बिजनेसेस या फर्म्स में यहाँ पे लगाया जाता है। और इसीलिए यहाँ पे कैपिटल मार्केट की अगर बात करें तो कैपिटल मार्केट को कहते हैं कि इट एक्ट्स लाइक अ इंटरमीडियरी। ठीक है, जो ये पैसे को हाउस होल्ड से बिजनेस फर्म्स तक ले जाने में एक तरीके से इंटरमीडियरी के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। अब यहाँ पे कैपिटल मार्केट्स को थोड़ा सा और समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल मार्केट्स की बात करूँ, ठीक है, तो कैपिटल मार्केट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ रेजिंग फाइनेंस में सबसे पहली चीज़ यहाँ पे होती है कि आपको पैसा मोबिलाइज करना है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को नेशन वाइड स्केल पे। कहने का मतलब क्या है कि मान के चलो कोई एक कंपनी है जिसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या हेड ऑफिस नोएडा में है या तो गुड़गांव में है, ठीक है। अब वो कंपनी फाइनेंसेस रेज करना चाहती है बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स। तो जरूरी है कि इक्विटी शेयर्स नोएडा या गुड़गांव के लोग खरीदे, नहीं ना। ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति है जो उस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहे, उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो कैपिटल मार्केट है उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल यही होता है कि जब भी फंड्स रेज करने की या पैसे की जरूरत पड़ती है, तो पैसा रेज करने की बात आती है, तो ये पैसा आप ऑल इंडिया लेवल से भी नेशन वाइड से भी कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे क्या है, तो सेकेंड चीज कहती है सिक्योर द रिक्वायर्ड फॉरेन कैपिटल एज वेल। अब देखिए, मैं जैसे इंडिया से, ऑल ओवर इंडिया से फाइनेंसेस रेज कर सकती हूँ, वैसे ही डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स इन द फॉरेन मार्केट्स होते हैं, जैसे GDR है, ADR है, IDR है। इनके द्वारा आप फॉरेन मार्केट से भी फंड्स को इजीली रेज कर सकते हो थ्रू फॉरेन इन्वेस्टर्स। ठीक है, and they know how to promote economic growth at a faster
रेट। अब देखिए बेटा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है कि अगर हम कैपिटल मार्केट को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं या हम कहते हैं कि कैपिटल मार्केट वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स है जो इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेटर के तौर पे एक्ट करता है। क्यों करता है मैं आपको बता दूं। जैसे आपको पता है कि कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए फाइनेंसेस की ज़रूरत है, तो ये फाइनेंस जितना अवेलेबल होगा या जितना फाइनेंस आप पुल कर पाओगे, इकट्ठा कर पाओगे, उतना ज़्यादा यहाँ पे बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स ये सब शुरू होंगे। तो इस केस में फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी बिजनेस या एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप की जर्नी में। अब कैपिटल मार्केट जहाँ पे फाइनेंसेस आपको इकट्ठा करने में, चाहे वो कंट्री लेवल पे हो, फॉरेन इन्वेस्टर्स से हो, ये आपको मदद करता है। इसी से बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योर्स को पैसा मिलता है। बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे आगे जाते हैं, बिजनेसेस ग्रो होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, डाइवर्सिफाई होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसी से तो कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कहता है कि यहाँ पे इंश्योर्स द मोस्ट इफेक्टिव अलोकेशन। अब देखिए बेटा, यहाँ पे मैं अगर अलोकेशन ऑफ फाइनेंसेस या अलोकेशन ऑफ फंड्स की बात करूँ, तो यहाँ पे अगर हमारे पास सरप्लस इनकम होती है, सबसे पहला सवाल ये होता है कि पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, राइट। इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक इन्वेस्टर्स के पास बहुत ऑप्शन होता है। गोल्ड में कर सकते हो, प्रॉपर्टी में कर सकते हो, बॉन्ड्स में कर सकते हो, डिबेंचर्स में कर सकते हो, इक्विटी शेयर्स में कर सकते हो एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे केस में मेरा पैसा कहाँ पे लगेगा, तो एक तरीके से जो भी मेरे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पे आप कह सकते हो बिजनेसेस है जो पैसा रेज करना चाह रहा है, जो बिजनेसेस के शेयर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो बिजनेसेस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारा डेटा आपको कैपिटल मार्केट से मिल जाता है। तो एक तरीके से आप स्मार्टली चूज कर सकते हो कि आपको अपना पैसा कौन से प्रोजेक्ट में यहाँ पे लगाना है, जिससे आपको यहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट, हाईएस्ट यील्ड या तो हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, तो जो अंडर डेवलप प्रायोरिटी एरियाज है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है, वहाँ पे भी ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन कर सकता है। स्पेशली ऐसे एरियाज जहाँ पे आप कह सकते हो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि इन एरियाज में ज़्यादा रिटर्न्स के भी चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कैपिटल मार्केट की अगर बात करें तो कैपिटल मार्केट का मेन काम होता है जो भी आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसको प्रोडक्टिव यूज में लगाना और बिजनेसेस को ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज को पुल करने में मदद करना, इकट्ठा या रेस करने में मदद करना, चाहे वो कंट्री लेवल पे हो या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स से हो, राइट। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो कैपिटल मार्केट है दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं प्राइमरी मार्केट की बात करूँ, जिसका सेकेंड नेम न्यू इश्यूज मार्केट भी है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो प्राइमरी मार्केट में जो दो तरीके की कंपनीज होती है, एक तो जो नई कंपनी शुरू हो रही है और जो पुरानी कंपनी है, दोनों यहाँ पे प्राइमरी मार्केट्स के थ्रू फंड्स रेज कर सकती है। जनरली बच्चों को एक मिसकंसेप्शन होता है कि नई कंपनीज ही फाइनेंशियल मार्केट मतलब प्राइमरी मार्केट से पैसा रेज कर सकती है। गलत है। देखो बेटा, दो तरीके होते हैं, एक तो मैंने नई कंपनी शुरू करी तो मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैंने प्राइमरी मार्केट से रेज करा। दूसरा, मेरी एग्जिस्टिंग कंपनी है बट मुझे एक्सपांड करना है, मुझे मेरे प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करना है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो उसके लिए मुझे फंड्स की ज़रूरत है, तो भी मैं यहाँ पे प्राइमरी मार्केट से फंड्स रेज कर सकती हूँ बाय फर्दर इशू, मतलब और एडिशनल इशूज़ और सिक्योरिटीज़ को कर कर। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर होता है बहुत ही ज़्यादा प्राइमरी मार्केट में ये जो डिफरेंट इश्यूज किए जाते हैं उसके ऊपर फोकस करता है टू जनरेट फंड्स, क्योंकि जब भी पहली बार एंटरप्रेन्योर को कैपिटल की ज़रूरत है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सिक्योरिटीज टू द पब्लिक वो इशू करता है बाय डिफरेंट मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन द प्राइमरी मार्केट, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा कैपिटल रेज किया जा सकता है। ठीक है, ये इश्यूज़ को भी न्यू मनी इश्यूज़ कहा जाता है। न्यू मनी इश्यूज क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम फॉर द कंपनी शेयर्स को इशू कर रही है, तो प्राइमरी मार्केट को न्यू इश्यूज मार्केट कहते हैं। उसमें ये जो सिक्योरिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम इशू हो रही है उसको न्यू मनी इश्यूज भी कहा जाता है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, याद रखना कि दोनों नई और एग्जिस्टिंग कंपनी यहाँ पे प्राइमरी मार्केट में फंड्स रेज कर सकती है। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में फंड्स रेज करने की बात आए तो उसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो आप डिटेल में समझोगे। सबसे पहले होता है पब्लिक इशू, देन आता है राइट्स, प्राइवेट प्लेसमेंट, ऑफर टू दी एम्प्लॉयज। इन्हीं को आगे इन डिटेल एक एक करके करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन सोर्स ऑफ रेजिंग फंड्स, स्पेशली जो नई कंपनी बहुत ज़्यादा यूज करती है, दैट इज पब्लिक इशू, या तो इसको गोइंग पब्लिक भी कहा जाता है।
राइट ये मोस्ट पॉपुलर सोर्स है आज के तारीख में, क्योंकि यहाँ पे आप एक साथ लार्ज पब्लिक से बल्क में बहुत ज़्यादा अमाउंट में फाइनेंसेस रेज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर पब्लिक इशू की बात करूँ तो पब्लिक इशू से आप जो अपनी सिक्योरिटीज़ है वो इशू करते हो बाय इनवाइटिंग द पब्लिक थ्रू अ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या है? तो एक बेसिक इन्विटेशन टू द पब्लिक कि आप आइए हमारे कंपनी के शेयर्स को परचेज करिए। तो पब्लिक इन्विटेशन थ्रू प्रोस्पेक्टस जो कहते हैं टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज़, बेसिकली यही आपका पब्लिक इशू है। तो जो भी एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने आप को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर चुका है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो यहाँ पे ये प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करेगा। ठीक है, जनरली जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो यहाँ पे इन्विटेशन टू द पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस नहीं कर सकती, क्योंकि वो जनरल पब्लिक को इन्वाइट ही नहीं करती टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स। तो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार के पास फाइल करती है और प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स मतलब एक तरीके से वो चूज करती है उसको अपने शेयर्स किसको अलॉकेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो यस उनको एक प्रोस्पेक्टस इशू करना है जिसके द्वारा वो जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स। तो जब भी एक एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है कि हाँ अभी हमें ज़्यादा बल्क फंड्स की ज़रूरत है तो यहाँ पे हम पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स करेंगे, तो सबसे पहले अपनी कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली आप जो आईपीओ पढ़ते हो, आईपीओ मतलब क्या बेटा? तो इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो ये यही टाइप ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस वाला ही या पब्लिक इशू वाला ही फैक्टर है जो कि प्राइमरी मार्केट का एक मेथड ऑफ फ्लोटेशन है। ठीक है, अब इसके अगर कुछ एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज यहाँ पे क्या है कि आपको एक्सेस टू कैपिटल यहाँ पे बहुत इजीली मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एज एन एंटरप्रेन्योर आप बहुत ही इजीली कैपिटल एक्सेस कर सकते हो या आपको बहुत ही ज़्यादा कैपिटल रेज करने में मदद मिल जाती है। प्लस जो है यहाँ पे पब्लिक इशू की बात करें तो जनरली हम यहाँ पे आईपीओ जो इशू करते हैं दैट आर इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो अगर मैं बेटा इक्विटी शेयर्स की बात करूँ तो जाहिर सी बात है ये आपके ओन्ड कैपिटल का हिस्सा है। ठीक है, तो ओन कैपिटल का हिस्सा है तो बेसिकली आपको इस पे कोई भी इंटरेस्ट जो है वो पे नहीं करना है। आपको बस यहाँ पे क्या देना होता है? तो डिविडेंड देना होता है इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न, वो भी तभी जब कंपनी प्रॉफिट्स अर्न करे। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप यहाँ पे मेन एडवांटेज आपको ये है कि कहीं ना कहीं आपको कैपिटल एक्सेस भी मिल जाता है एंड प्लस आपको ये कैपिटल कभी भी रीपे नहीं करना है, ना इंटरेस्ट देना है, आपको बस क्या देना है? तो आपको उनको डिविडेंड देना है, वो भी आउट ऑफ द प्रॉफिट जब भी कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करे। ठीक है, उसके अलावा सेकेंड एडवांटेज क्या है? तो यहाँ पे अगर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की बात करें, जो प्रीवियस चैप्टर में मैंने यहाँ पे पढ़ाया कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में यहाँ पे आप क्या करते हो? तो दूसरी कंपनी का जो मेजॉरिटी शेयर ऑफ स्टॉक है वो आप परचेस करते हो, राइट। तो मर्जर्स एंड एक्विजिशन के लिए भी ये काम आता है, क्योंकि तभी तो अगर एक कंपनी पब्लिक है और वो अपने शेयर्स यहाँ पे ऑफर कर रही है, सेल कर रही है, तभी तो आप उसको परचेस करके मर्जर्स एंड एक्विजिशन के द्वारा आप ये स्ट्रेटेजिक ग्रोथ कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? तो हायर वैल्यूएशन। जनरली जो पब्लिक कंपनी होती है जो मार्केट से पैसा रेज कर चुकी है, इन कंपनी का वैल्यूएशन कंपेरेटिवली हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कंपनीज, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है? तो बेंचमार्क ट्रेडिंग प्राइस। अब बेंचमार्क ट्रेडिंग प्राइस की अगर बात करूँ तो मान के चलिए आपने एज अ कंपनी अपने शेयर्स एक पर्टिकुलर प्राइस पे दिए, 70 रुपीज़, 80 रुपीज़, 100 रुपीज़, 150 रुपीज़, जो भी है। तो आपने अगर अपने शेयर्स एक पर्टिकुलर प्राइस पे दिए तो ये शेयर्स एक बेंचमार्क बन जाएगा फॉर अदर सिक्योरिटीज जो आप या कोई भी और कंपनी फर्दर इशू करेगी। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। अब जाहिर सी बात है अगर आप आगे जाके भी कैपिटल रेज करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी फॉर द इन्वेस्टर्स यहाँ पे आप दे रहे हो। एक्स्ट्रा लिक्विडिटी मतलब क्या? तो एक तरीके से मान के चलो कि आप फर्दर कैपिटल रेज करना चाह रहे हो, राइट। तो आप एडिशनल शेयर्स यहाँ पे इशू कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि ओल्ड कंपनीज भी प्राइमरी मार्केट में एडिशनल सिक्योरिटीज इशू करके एडिशनल फंड्स रेज कर सकती है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस। और जो आपके इन्वेस्टर्स है जो आपकी सिक्योरिटीज परचेज कर रहे हैं वो उसको सेकेंडरी मार्केट में सेल करके उनको तो लिक्विडिटी मिल रही है, राइट। नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है? दैट इज इंसेंटिव्स।
अब देखिए, मैं यहाँ पे अगर इंसेंटिव्स की बात करूँ तो इंसेंटिव्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं स्पेशली टू दी एम्प्लॉयज़, राइट। तो यहाँ पे मान के चलिए कि मैं एम्प्लॉयज़ को ईसॉप दे रही हूँ, दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, उनको भी मैं यहाँ पे शेयर्स ऑफर कर रही हूँ, दैट टू एट अ लोअर प्राइस इन द मार्केट प्राइस। तो एक तरीके से वो एक अट्रैक्टिव ऑप्शन होता है जिससे आप जो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ है उनको मार्केट से कम सैलरीज पे, या तो जो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ है आप उनको रिटेन कर सकते हो। तो रिटेन की बात करो या स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को ऑनबोर्ड करने की बात करो तो भी ये इंपॉर्टेंट तौर से या एक बेनिफिट के तौर से कंपनी के लिए काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट इज रेड्यूस्ड बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, राइट। अब मैं यहाँ पे अगर रेड्यूस बिजनेस रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो एक अंडर रिटर्न इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो होता है, राइट, तो उस तरीके से एक सिग्निफिकेंट अर्निंग्स ऑफ द बिजनेस होना जरूरी है, राइट। बट यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे बहुत सारी जो लॉस मेकिंग कंपनीज है जो प्रॉफिट तक नहीं कमा रही थी उन्होंने भी यहाँ पे आईपीओ इशू किए हैं और उनके भी शेयर सब्सक्राइब हुए हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम शेयर्स ऑफर करते हैं टू द पब्लिक या पब्लिक ऑफरिंग ऑफ शेयर्स करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपकी कंपनी अरबों कमा रही है या करोड़ों कमा रही है। अगर नेग्लिजिबल भी इनकम है या कितनी सारी कंपनी के केसेस में ना के बराबर भी इनकम है तो ग्रोथ प्रोस्पेक्टस देखकर भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ऐसे केस में ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि बाबा आपके पास अगर अर्निंग नहीं है तो आप प्राइवेट से पब्लिक कंपनी नहीं जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो लेस डाइल्यूशन। अब लेस डाइल्यूशन की बात करें तो आईपीओ की कंपैरेटिव में ये जो इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस होता है काफी बार उससे लेस डाइल्यूशन भी होता है। लेस डाइल्यूशन मतलब आपको कम शेयर्स यहाँ पे बेचने होते हैं, ठीक है। तो कम शेयर्स अगर आप सेल करोगे तो शेयर होल्डर्स का जो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल है वो थोड़ा सा कम होता है, राइट। नेक्स्ट चीज क्या है, तो लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी की बात करो तो जो पब्लिक कंपनी है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है फॉर मैनेजमेंट, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स। बेसिकली जो भी कंपनी के सिक्योरिटीज को परचेस करे वो उसको रीसेल यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में करके उन सिक्योरिटीज को इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको यहाँ पे लिक्विडिटी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज प्रेस्टीज। अब यहाँ पे मैं अगर प्रेस्टीज की बात करूँ तो एडेड प्रेस्टीज एंड विजिबिलिटी विद कस्टमर, सप्लायर्स एक्सेट्रा आपको मिल जाती है, क्योंकि वंस यू डू अ पब्लिक इशू तो यहाँ पे सभी लोग आपको जानने लगता है, वो होता है ना, बहुत फेमस बन जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सभी लोग जो है इवेंचुअली आपको जानने लगते हैं, राइट। चलिए अब देखिए, एडवांटेजेस है तो जाहिर सी बात है उस चीज़ों की डिसएडवांटेजेस है तो ड्रॉबैक्स भी होंगे। अब ड्रॉबैक्स की अगर बात करूँ तो कोई भी कंपनी अगर आज पब्लिक कंपनी बनती है तो सबसे पहले उनके जो पब्लिक शेयर होल्डर्स है, अब किसी को आप बोल रहे हो कि भाई आप मेरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, आपने यहाँ पे सिक्योरिटीज इशू की, किसी नाम की कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स किए, तो आपका जो अकाउंटेबिलिटी होता है, ठीक है, एक तो आपको उनको कंपनी के अकाउंट्स डिस्क्लोज करना है, जो भी यहाँ पे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है वो डिस्क्लोज करना है, उनके फंड्स कहाँ पे यूज हुए, कैसे यूज हुए, क्यों यूज हुए, बहुत सारी चीजें आप आंसरेबल हो जाते हो। क्योंकि अभी जो शेयर होल्डर्स है जिन्होंने आपके कंपनी में इन्वेस्ट किया है, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी एज वेल, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको डिविडेंड एंड प्रॉफिट ग्रोथ ट्रेंड मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत इजीली कह देते हैं कि अरे यार इंटरेस्ट तो मैंडेटरी है, ठीक है, डिविडेंड तो प्रॉफिट में से देना है, प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड दो, नहीं हुआ तो मत दो। अरे आप यही सोचोगे कि प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या ही टेंशन है, प्रॉफिट नहीं हुआ तो बिजनेस चलेगा कैसे, और बाद में फिर आप कैपिटल रेस करना चाहोगे तो कोई आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा। मैंने इन्वेस्टमेंट किया, आपकी कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमा पा रही, मेरे शेयर्स का प्राइस कम होते जा रहा है, तो कल कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, और जिससे इन्वेस्टमेंट किया है वो भी अपना शेयर्स बेच देगा, कहीं ना कहीं कल टेक ओवर या हॉस्टाइल एक्विजिशन हो जाएगा, राइट समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रखना, अपने शेयर होल्डर्स को खुश रखना सो दैट वो अपनी शेयर्स यहाँ पे डाइल्यूट ना करे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। नेक्स्ट चीज क्या है, तो बिकमिंग मोर वल्नरेबल टू अनवेलकम टेक ओवर्स। जैसे मैंने कहा, जैसे आप पब्लिक जाते हो एक रिस्क ऑफ टेक ओवर यहाँ पे आ ही जाता है। अगर कल उठ के आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, लोग शेयर्स बेचना चाह रहे हो, तो ये शेयर्स बेचने पे बहुत ईजी मौका होता है सामने वाले कंपनी के पास कि थोड़ा थोड़ा करके मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग लेकर टेक ओवर या तो कंट्रोल ऑफ द कंपनी अपने हाथ में ले ले। नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या है, टू नीड टू ऑब्जर्व एंड अडयर स्ट्रिक्टली टू रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय गवर्नमेंट बॉडीज। अब देखिए, जैसे यहाँ पे अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात करूँ
ठीक है। सिमिलरली बाकी जो एम्प्लॉय वेलफेयर एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, इतने सारे कायदे कानून जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऊपर लागू होता है, जो आपको फॉलो करके यहाँ पे सारे प्रोसीजर्स करना है। कोई भी अगर आपको यहाँ पे प्रोसेस करना है, जैसे वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी है, एडिशनल इश्यूज है, ठीक है, सारी चीज़ों के यहाँ पे प्रोसीजर्स होते हैं, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो स्ट्रिक्टली आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं, राइट। नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या है, तो इंक्रीजिंग कॉस्ट इन कंप्लाइंग विथ हायर लेवल ऑफ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। जैसे अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूँ तो कंपेयर टू अ प्राइवेट कंपनी, उनको जो रजिस्ट्रार्स मेंटेन करना, मीटिंग्स कंडक्ट करना, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स मेंटेन करना, बुक्स मेंटेन करना, ये चीज़ें मैंडेटरी होती है। तो ये चीज़ें करने के लिए भी उनको एडिशनल कॉस्ट यहाँ पे इनकर करना होता है। उसके अलावा रेलिंक्विशिंग सम कंट्रोल ऑफ द कंपनी फॉलोइंग द पब्लिक ऑफर, सफरिंग अ लॉस ऑफ प्राइवेसी एज अ रिजल्ट ऑफ मीडिया इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे अगर कुछ कंट्रोल ऑफ द कंपनी की बात करें, ठीक है, तो कुछ कंट्रोल्स जो होते हैं वो आपके हाथ से जाते हैं अगर आप पब्लिक कंपनी करते हो, बिकॉज इवेंचुअली ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो रही है, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है। तो आपने ये क्यों किया, किसको पूछ के किया, ये सवाल बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो लॉस ऑफ प्राइवेसी है, ठीक है, जो बड़ी कंपनीज होती है उनको सब फॉलो करते हैं, एक छोटी सी गलती और मीडिया में आप हाईलाइट हो जाओगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको देखकर अपनी कंपनी को पब्लिक करना नहीं करना, ये डिसीजन आपको यहाँ पे लेना होता है, ठीक है। आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट टाइप, जो यहाँ पे मेथड ऑफ फ्लोटेशन इन द प्राइमरी मार्केट है, दैट इज राइट्स इशू। राइट्स इशू की अगर बात करें तो राइट्स इशू यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसे मैंने कहा कि प्राइमरी मार्केट जो है ओल्ड कंपनीज भी इससे यहाँ पे फाइनेंसेस रेज करना चाहती है, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ पे XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी के यहाँ पे शेयर होल्डर्स है, ठीक है। मैं कहती हूँ कितने शेयर होल्डर्स है, तो लेटर से 1000 शेयर होल्डर्स है। अब ये कंपनी यहाँ पे एक्सपैंड करना चाहती है अपने बिजनेस को, तो उसको एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत है। ऑलरेडी उसके पास शेयर्स इशू कर चुके हैं तो कैपिटल है, बट एक्सपांशन के लिए और पैसे की ज़रूरत है। कितनी, तो मान के चलो यहाँ पे 200 करोड़। तो उन्होंने सोचा ये एडिशनल कैपिटल हम दो सोर्सेज से लाएंगे, इक्विटी एंड डेट, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं काम करता हूँ 100 करोड़ की इक्विटी रेस करूंगा और 100 करोड़ यहाँ पे मैं डिबेंचर्स, बैंक लोन एक्सेट्रा से लेकर आऊँगा। तो कायदे के मुताबिक एज पर द कंपनीज एक्ट, अगर कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी जिसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, वो अगर न्यू या एडिशनल इक्विटी इशू करती है, इक्विटी शेयर्स इशू करती है, तो उसके लिए मैंडेटरी है कि ये इक्विटी शेयर्स सबसे पहले जो मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको यहाँ पे ऑफर करना, ठीक है। मान के चलिए मैंने 100 करोड़ की इक्विटी शेयर्स इशू किए, एक शेयर की कीमत मैंने रखी 1000 रुपीज़। तो जो मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, मुझे ये शेयर्स पहले उनको ऑफर करना है कि हम एडिशनल शेयर्स इशू कर रहे हैं, क्या आप परचेस करना चाहोगे। जो भी उनका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट रेशियो होगा उस मुताबिक उनको यहाँ पे शेयर्स ऑफर किए जाएंगे। मतलब मान के चलो करेंटली टोटल कैपिटल में उनका 1% का इन्वेस्टमेंट है, तो ये 100 करोड़ में भी वो मैक्सिमम 1% का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ऐसे केस में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले ये ऑफरिंग करी जाएगी। अगर वो कहता है कि नहीं मुझे शेयर्स नहीं चाहिए और अगर शेयर्स बच गए तो जाके जनरल पब्लिक को ऑफरिंग करी जाएगी। इसको कहते हैं यहाँ पे राइट्स इशू। तो राइट्स इशू बेसिकली क्या कहता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको आप यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रो रेटा बेसिस पे, दैट इज जो उनका एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स या प्रपोर्शन है उसके मुताबिक आप उनको ये ऑफर करके उनसे भी फंड्स रेज कर सकते हो। अगर वो नहीं करते सब्सक्राइब तो हाँ आप आगे जाके जनरल पब्लिक को ऑफर कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा मेथड ऑफ फ्लोटेशन है, इनएक्सपेंसिव है, क्योंकि जब आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हो तो पूरा जो तामझाम है ना कि भाई अंडरराइटर चाहिए, बैंकर चाहिए, ब्रोकर चाहिए, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, ये सारे प्रोसेसेस से आप बच जाते हो, साथ ही साथ उनके कॉस्ट से यहाँ पे आप बच जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट तरीका यहाँ पे होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। अब प्राइवेट प्लेसमेंट में जनरली क्या होता है कि जो भी कंपनी है वो डायरेक्ट सेल अपने सिक्योरिटीज यहाँ पे एक इंटरमीडियरी को करती है, ठीक है। तो जनरली बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट किस तरीके से होता है, देखो एक तो जो कंपनी है, कंपनी ने ये शेयर्स इंटरमीडियरी को दिए सारे शेयर्स, ठीक है, जैसे कि एक ब्रोकर। अब इंटरमीडियरी यहाँ पे जो लार्ज इन्वेस्टर्स है, जनरल पब्लिक नहीं, जो लास्ट इन्वेस्टर्स है जैसे कि LIC है, GIC है, UTI है, इनको यहाँ पे ये शेयर्स ऑफर करेगी।
राइट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में जनरली जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने शेयर्स जो है मेनली इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स है, जो लार्ज फर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसको हम यूटीआई कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस दैट इज एलआईसी, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन दैट इज जीआईसी, एंड आर्मी ग्रुप, स्टेट लेवल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस एक्सेट्रा, इनको यहाँ पे ऑफर करती है। ये जो इन्वेस्टर्स है बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, तो जनरली ये लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो 2-4 इन्वेस्टर्स से ही मेरे सारे शेयर्स यहाँ पे सेल ऑफ हो जाता है। जनरल पब्लिक को देंगे तो 1, 2, 5, 10, 15 ऐसे भी शेयर्स परचेस किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, दैट इज ऑफर टू एम्प्लॉयज। अब ऑफर टू एम्प्लॉयज की बात करूं, जिसको हम यहाँ पे ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन भी यहाँ पे कहते हैं, तो ईसॉप या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन बेसिकली क्या होता है, तो यहाँ पे जो कंपनी है अपने शेयर्स एम्प्लॉयज को ऑफर करती है जो उस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेमस है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों यूज़ किया जाता है, एक तो एम्प्लॉयज़ यहाँ पे कंपनी को अपनी ओनरशिप के तौर पे माने। देखो बेटा, अगर आप एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हो, यू आर जस्ट एन वर्कर ऑफ द कंपनी, आप एम्प्लॉय हो, आप कंपनी को सर्विस दे रहे हो, बट एक बार आपके पास शेयर्स आ गए, एज अ शेयर होल्डर आप ओनर ऑफ द कंपनी के तौर पर एक्ट करते हो, ठीक है। तो इनिशिएटिव्स लेना, ज़्यादा मेहनत करना, ज़्यादा यहाँ पे मन से काम करना, ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं, जिससे हायर एफिशिएंसी इन टर्न मिल सकती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है लो लेबर टर्नओवर। अब बहुत बार ऐसे होता है कि जो आपके स्किल्ड एम्प्लॉयज़ है उनको बाकी कंपनीज बेटर ऑफर देकर, बेटर यहाँ पे पैसे देकर उनको अट्रैक्ट करने की या ग्रैब करने की कोशिश करती है। तो ऐसी केस में अगर आप उनको ईसॉप देते हो तो एक तरीके से आप जो ये लेबर टर्नओवर है वो भी यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है कि बेटर इंडस्ट्रियल लोकेशंस, लो फ्लोटेशन कॉस्ट एंड वाइडर एंड हायर जनरेशन ऑफ फंड्स। अब देखिए बेटा, इंडस्ट्रियल लोकेशन आप कर सकते हो, लो फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पे होता है क्योंकि अगर आप एम्प्लॉयज़ को ही शेयर्स ऑफर कर रहे हो तो यहाँ पे आपका अंडरराइटर होना, बैंकर होना, ये सब जरूरी नहीं है ना। साथ ही साथ जो आपका हायर जनरेशन ऑफ फंड्स है, अब एम्प्लॉयज़ है उनको ऑलरेडी आपकी कंपनी, उसका परफॉर्मेंस, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, ग्रोथ पता है, तो यहाँ पे आप इजीली और ज़्यादा फंड्स भी जनरेट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पब्लिक इशू भी करो, ईसॉप भी करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक नया ऑप्शन, या तो एक ऐसा ऑप्शन है जिससे कंपनी को काफी तरीके से यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर सेकेंड फॉर्म ऑफ मार्केट या सेकेंड हिस्सा ऑफ कैपिटल मार्केट की बात करूँ तो वो होता है आपका सेकेंडरी मार्केट, जिसको यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है, ठीक है। तो मैं अगर सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं तो यहाँ पे जो आपकी सेकेंडरी मार्केट है, जिसको स्टॉक एक्सचेंज या तो ओल्ड सिक्योरिटीज मार्केट भी कहा जाता है, उसका काम होता है यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज फैसिलिटेट करना। मतलब एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, मान के चलिए कंपनी का नाम है XYZ, जिससे यहाँ पे पब्लिक इशू किया ऑफ शेयर्स, ठीक है। इनके पब्लिक इशू में दो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, ए एंड बी। ए ने यहाँ पे 700 शेयर्स खरीदे, बी ने यहाँ पे 200 शेयर्स खरीदे, ठीक है। अब इसमें से जो ए है, ए वांट्स टू सेल 100 शेयर्स ऑफ XYZ कंपनी। अब यहाँ पे ये पब्लिक इशू जो कंपनी ने रेस किया, जिसमें ए ने इन्वेस्टमेंट किया, ये तो बेटा यहाँ पे प्राइमरी मार्केट हो गया, राइट। अब ए जो है जिससे 700 शेयर्स खरीदे, वो उसमें से यहाँ पे 100 शेयर्स बेचना चाहता है, तो वो उसको बेसिकली एक तरीके से रीसेल कर रहा है। पहले उसने कंपनी से परचेस किया, वही शेयर्स को रीसेल कर रहा है, तो रीसेल करने के लिए वो किधर जाएगा, वो जाएगा यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट, या तो आप कह सकते हो किधर जाएगा बेटा, स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको ओल्ड सिक्योरिटीज कहता है। ये तो न्यू सिक्योरिटी हुआ, फर्स्ट टाइम कंपनी ने रेस किया, ए ने परचेस कर लिया, अब वो उसको रीसेल कर रहा है, तो वो एक ओल्ड सिक्योरिटी हो गया, राइट। तो यहाँ पे मैं अगर सेकेंडरी मार्केट की बात करूँ, जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज यहाँ पे होती है उसका बाइंग एंड सेलिंग यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में होता है, सो दैट यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स है, ठीक है, वो अगर यहाँ पे हाई रिटर्न्स दे सकते हैं तो यहाँ पे जाहिर सी बातें इंक्लाइंड रहते हैं इन्वेस्टर्स की वो उनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। एक एग्जांपल देती हूँ, मान के चलो कि यहाँ पे जब कंपनी ने पब्लिक इशू किया था, उन्होंने पर शेयर 100 रुपीज की प्राइस रखी थी,
ठीक है, आज वही शेयर ए जो है इज एबल टू सेल फॉर 200 पर शेयर। मतलब मैं कह सकती हूँ कि 100% इंक्रीज हो गया प्राइस में, तो इन अ वे काफी अच्छे रिटर्न्स ए को मिले। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे अगर कंपनीज अच्छे रिटर्न्स देती है, अगर जो भी प्राइस पे प्राइमरी मार्केट में उन्होंने शेयर्स इशू किए, आज उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इन द सेकेंडरी मार्केट काफ़ी अच्छी है, दैट मीन्स कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और आगे भी अगर ऐसी कंपनीज शेयर इशू करे तो बहुत सारे लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करने ईजिली तैयार हो जाएंगे। अब फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज या तो सेकेंडरी मार्केट की बात करूँ तो सबसे पहले ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड दोनों यहाँ पे हो सकता है, राइट। बट कोई भी स्टॉक एक्सचेंज को चलाने के लिए रिकॉग्निशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज योर आरबीआई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, राइट, आई एम सॉरी, नॉट योर सेंट्रल बैंक, आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दैट इज नॉट आरबीआई, है ना, चलिए आई एम वेरी सॉरी। तो जो भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकॉग्निशन या तो परमिशन यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दैट इज मार्केट फॉर सिक्योरिटीज़। अब मार्केट फॉर सिक्योरिटीज़ की बात करूँ तो ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कोई भी कॉरपोरेट बॉडी या तो जो पब्लिक कंपनीज होती है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी होती है, जो गवर्नमेंट या तो सेमी गवर्नमेंट कंपनीज भी होती है, उनकी भी यहाँ पे सिक्योरिटीज़ को ट्रेड किया जाता है। तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है उन्हीं की सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो, या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो, यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज हो, उनकी भी सिक्योरिटीज़ ये स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पे ट्रेड की जाती है, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ का ट्रेड होता है, क्योंकि जो भी न्यू इश्यूज है वो सारे प्राइमरी मार्केट में होंगे। तो जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ है, जो ऑलरेडी कोई खरीद चुका है, जिसमें ऑलरेडी कोई इन्वेस्ट कर चुका है, वो व्यक्ति अगर इसको रीसेल करना चाहता है, चाहे वो कोई भी सिक्योरिटी हो, शेयर्स हो, बॉन्ड्स हो, डिबेंचर्स हो, वो इसको यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकता है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो रेगुलेट करता है ट्रेड इन सिक्योरिटीज़। अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात करो तो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज खुद सिक्योरिटीज़ में डील नहीं करता, मतलब स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे खरीदता है, बेचता है, नहीं। स्टॉक एक्सचेंज का काम है एक मीडियम देना, एक ऐसी कॉमन प्लेस देना जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है जो सिक्योरिटी परचेज करना चाहते हैं और इन्वेस्टर्स है जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को सेल करना चाहते हैं, वो एक जगह पे आके ये प्रोसेस करके उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाए। तो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज का काम है कि बेसिक एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये ट्रेड के लिए रिक्वायर्ड है, जो उनके मेंबर्स है, ब्रोकर्स है, वो यहाँ पे देना और ये फैसिलिटेट करना, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, दैट इज अलाउ डीलिंग्स ओनली इन लिस्टेड सिक्योरिटीज़। अब देखिए, अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी लिस्टेड भी हो सकती है, अनलिस्टेड भी हो सकती है, बट स्टॉक एक्सचेंज का कहना है कि जो लिस्टेड कंपनीज होती है, हम उनकी लिस्टिंग करने से पहले जो भी उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, पेपर वर्क होता है, चेकिंग होती है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं। और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ जो लिस्टेड कंपनीज होती है उनकी सिक्योरिटीज़ ही यहाँ पे ऑफिशियल लिस्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पे जा सकती है, ठीक है। अनलिस्टेड जो होती है वो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो दैट इज ट्रांजैक्शन अफेक्टेड ओनली थ्रू मेंबर्स। तो यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, जो भी बाइंग एंड सेलिंग और सिक्योरिटीज़ होता है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ब्रोकर्स करते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपको बाइंग एंड सेलिंग और सिक्योरिटीज़ करना है तो उसके लिए ब्रोकर्स का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही ब्रोकर्स सेबी रजिस्टर्ड होता है, तो कोई भी ब्रोकर जिसके पास लाइसेंस या सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, अगेन वो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में डील नहीं कर सकता, ठीक है। तो आउटसाइडर्स या तो डायरेक्ट इन्वेस्टर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर इन ट्रेडिंग ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज सर्कल, ठीक है। तो याद रखना ये भी एक रेगुलेट यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दे वर्क एज पर रूल्स। अब बाइंग एंड सेलिंग यहाँ पे जो भी चीज़ें होती है स्टॉक एक्सचेंज में, उसके लिए यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है, प्रोसेसेस ऑफ ट्रेडिंग है कि आपको ट्रेडिंग कैसे करना है, पे इन डे, पे आउट डे, तो उसी मुताबिक, उसी गाइडलाइंस के मुताबिक यहाँ पे ट्रेडिंग होती है, सो दैट कोई भी फ्रॉड, चीटिंग से, लूपहोल्स, ये चीज़ें यहाँ पे ना हो,
ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, दैट इज स्पेसिफिक लोकेशन। अब स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑथोराइज ब्रोकर्स जो है वो वर्किंग डेज पे यहाँ पे फ्लोर में आके, मतलब एक्चुअल प्लेस में आकर भी यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ पे उनका ट्रेडिंग सर्कल होता है जहाँ पे वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। तो डिफरेंट सिक्योरिटीज़ के प्राइजेस यहाँ पे उनकी एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होती है, उसके ऊपर यहाँ पे दिखाया जाता है। वर्किंग आवर्स के बाद मार्केट क्लोज हो जाती है और क्लोज होने के बाद सारी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स भी इनकी यहाँ पे क्लोज हो जाती है। तो बेसिकली इनकी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है जो इनकी मार्केट को रेगुलेट करता है। इसका स्टार्ट और क्लोज टाइम होता है, स्टार्ट टाइम पे स्टार्ट होगी, क्लोज टाइम पे हर जगह पे एक साथ क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आप कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड भी और फिजिकल जगह पे जाके भी जो ब्रोकर्स है वो ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है, तो स्टॉक मार्केट दे एक्ट एज अ फाइनेंशियल बैरोमीटर। ए बैरोमीटर क्या होता है, तो बैरोमीटर, थर्मोमीटर, दे आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो जैसे आप बॉडी टेम्परेचर थर्मामीटर से मेजर करते हो, वैसे ही बैरोमीटर एक तरीके से कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, राइट, तो उसको मेजर करता है। तो बैरोमीटर्स में जैसे एक इकोनॉमिक बैरोमीटर होता है, राइट, तो इकोनॉमिक बैरोमीटर की बात करो तो ये जो कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये मेजर करता है, राइट। तो वैसे ही बेटा अगर मैं यहाँ पे फाइनेंशियल बैरोमीटर की बात करूं तो ये जो फाइनेंशियल बैरोमीटर है उसका काम है कि यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है या तो अब जो बिजनेस ग्रोथ है उसको मेजर करना। सी बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी इंडस्ट्री, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंसेस। अब स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है मतलब मोर पीपल आर विलिंग टू इन्वेस्ट, ज़्यादा लोग अगर इन्वेस्टमेंट करने तैयार है तो जाहिर सी बात है जो बिजनेसेस है, जो इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पे ज़्यादा फंड्स रेज कर सकती है। ठीक है, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस है वो भी यहाँ पे परफॉर्म करती है, जैसे कि यहाँ पे कंटिन्यूस एंड रेडी मार्केट फॉर सिक्योरिटीज़। कहने का मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पे ढूंढना नहीं पड़ता बायर्स और सेलर्स को। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिक्योरिटी है तो मैं मार्केट में लेके जाती नहीं हूँ, मुझे बेचना है, कोई खरीदेगा क्या, कोई बेचना है, कोई खरीदेगा क्या, नहीं। स्टॉक मार्केट एक रेडी प्लेस बना के दे देता है जहाँ पे बायर्स भी है, सेलर्स भी है, जहाँ पे ईजिली ट्रेड हो सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग और सिक्योरिटीज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो इट फैसिलिटेट्स इवैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। इवैल्यूएशन मतलब क्या, तो एक तरीके से जो प्राइसिंग है, ठीक है, या तो जो परफॉर्मेंस ऑफ सिक्योरिटीज़ है आप इजीली स्टॉक मार्केट के थ्रू इवैल्यूएट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है तो उसका जो सिक्योरिटीज़ है या शेयर्स है उसका प्राइस डेली थोड़ा 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 करके बढ़ रहा है, तो आप ये एक एजम्पशन लगा सकते हो, स्पेक्यूलेट कर सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है वो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है, तो चेक्स ऑन ब्रोकर्स। जैसे मैंने कहा कि जो भी ब्रोकर्स, सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ रजिस्टर्ड ब्रोकर्स अलाउड होते हैं और ये जो ब्रोकर्स होते हैं दे आर सेबी रजिस्टर्ड, जिनके लिए कुछ कायदे कानून होते हैं टू ट्रेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज का काम होता है टू इंश्योर कि ब्रोकर्स सारे रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक ट्रेडिंग प्रोसीजर्स यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। साथ ही साथ देखिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन डीलिंग। जैसे मैंने आपको कहा कि सिर्फ जो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ है या लिस्टेड कंपनीज है उन्हीं की सिक्योरिटीज़ यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होती है। ये क्यों, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स या प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स, कि भाई लिस्टेड सिक्योरिटीज़ ही या लिस्टेड कंपनीज की ही सिक्योरिटी ट्रेड होगी, सो दैट यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस मिनिमाइज हो जाए। नेक्स्ट चीज़ क्या है, तो रेगुलेट्स कंपनी मैनेजमेंट। तो कंपनी को मैनेज करना, कितना यहाँ पे सेल हो रहा है, कितनी सिक्योरिटी सेल हुई है, कितनी बाई हुई है, एंड सो आप यहाँ पे रेगुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज क्या है, इंटेंसिफाइंग कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंज है कहीं ना कहीं लिक्विडिटी देकर एनकरेज कर रहा है फॉर मोर पीपल टू इन्वेस्ट। मतलब आज मैं अगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करती भी हूँ, मुझे भी पता है कि कल उठ के मुझे अगर ज़रूरत पड़े या प्राइसेस इंक्रीज हो, मैं इजीली उसको सेल करके उसको लिक्विडेट कर सकती हूँ। तो ज़्यादा लोग इनकरेज हो रहे हैं टू इन्वेस्ट इन टू सिक्योरिटीज़ एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज़, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज हो रहा है, राइट। नेक्स्ट चीज़ क्या है, फैसिलिटेट्स रेजिंग ऑफ न्यू कैपिटल। अब देखिए बेटा यहाँ पे जो प्राइमरी मार्केट है
राइट ये प्राइमरी मार्केट क्या करता है, तो यहाँ पे न्यू इश्यूज करता है। ये प्राइमरी मार्केट न्यू इशू करता है, लोग उसको खरीदते हैं जस्ट बिकॉज सेकेंडरी मार्केट है ना, कि भाई प्राइमरी मार्केट में मैंने यहाँ पे सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट तो किया, ज़रूरत पड़ने पे सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडेट कर सकती हूँ, तो सेकेंडरी मार्केट है तभी जाके लोग प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है, फैसिलिटेट्स पब्लिक बोरोइंग्स। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ है उसमें जो डिबेंचर्स वाले इंस्ट्रूमेंट्स है ये सारे क्या है, तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, तो पब्लिक बोरोइंग भी स्टॉक एक्सचेंज से कर सकते हो। साथ ही साथ फैसिलिटेट्स हेल्दी स्पेक्यूलेशन। तो यहाँ पे जो भी फोरकास्टिंग है ऑफ प्राइजेस ऑफ सिक्योरिटीज़ वो कुछ लेवल तक हेल्दी स्पेक्यूलेशन स्टॉक एक्सचेंज इनकरेज करता है। नेक्स्ट क्या है, सर्व्स एज एन इकोनॉमिक बैरोमीटर। एक कोई भी कंट्री की अगर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस मुझे देखनी है, मुझे देखना है कि कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, तो कहीं ना कहीं ये उसके स्टॉक एक्सचेंज से भी पता चल सकता है। स्टॉक एक्सचेंज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरोमीटर ऑफ अ कंट्री होता है। स्टॉक एक्सचेंज अच्छा चल रहा है तो भाई कंट्री की इकोनॉमी अच्छी चल रही है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पोजीशन डायरेक्टली इकोनॉमी में या इकोनॉमिक कंडीशन डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में रिफ्लेक्ट होती है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, तो फैसिलिटेट्स बैंक लेंडिंग। ठीक है, तो जो भी बैंक लेंडिंग यहाँ पे होता है वो भी यहाँ पे अब स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा फैसिलिटेट कर सकते हो। ठीक है, आगे जाते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अगर मैं यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज क्यों होना चाहिए या क्यों होना ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंस की अगर बात करूँ तो सबसे पहले हम इन्वेस्टर्स व्यू पॉइंट से देखते हैं कि भाई स्टॉक एक्सचेंज का इन्वेस्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। राइट सबसे पहले इंपॉर्टेंस ये है कि जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग डिफरेंट सिक्योरिटीज़, कि भाई कोई नई सिक्योरिटीज़ लिस्ट हुई है, सिक्योरिटीज़ की क्या प्राइजेस है, राइट तो ये लिस्ट, ये कोटेशंस, ये सारे आपको कहाँ से मिलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से मिलता है। तो स्टॉक एक्सचेंज ये यूजफुल इंफॉर्मेशन देकर जो इन्वेस्टर्स है उनको हेल्प करता है कि टू डिसाइड कि भाई कौन सी सिक्योरिटीज़ में हमें इन्वेस्ट करना है, कौन सी बेचनी है, कौन सी खरीदनी है एंड सो ऑन। नेक्स्ट चीज़ क्या है, दैट इज़ रेडी मार्केट। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपको बायर नहीं ढूंढना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज एक रेडी मार्केट विद बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देता है, जहाँ पे एज एन इन्वेस्टर आप इजीली अपनी ट्रेडिंग या बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ क्या है, दैट इज़ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड। अब इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड की बात करूँ तो जैसे मैंने कहा स्टॉक मार्केट में कुछ कायदे हैं कि लिस्टेड कंपनीज की सिक्योरिटी ट्रेड हो सकती है, ब्रोकर्स के थ्रू ही होगी, ब्रोकर्स से भी रजिस्टर्ड होने ही चाहिए। तो ये कायदे कानून क्यों बनाए हैं, सो दैट इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो हम प्रोटेक्ट कर सके, इन्वेस्टर्स के साथ जो फ्रॉड्स एंड चीट्स है वो उसको मिनिमाइज कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, तो जेन्युइन गाइडेंस अबाउट द सिक्योरिटीज लिस्टेड। अब यहाँ पे अगर मैं गाइडेंस की बात करूँ तो इन्वेस्टर्स जो है जो भी स्टॉक एक्सचेंज के इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। देखिए बेटा, अगर कंपनी इन्फॉर्मेशन पब्लिश करती है तो जाहिर सी बात है मेरी कंपनी है तो मैं अपनी कंपनी के बारे में अच्छा ही लिखूंगी। ठीक है, हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि एक बैड इम्पैक्ट डाल सकती है वो मैं ना पब्लिश करूँ, बट स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो 100% प्योर एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पब्लिश करती है जिसके ऊपर आप डिपेंड करके अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हो। राइट नेक्स्ट चीज़ क्या है, दैट इज बैरियर्स ऑफ डिस्टेंस रिमूव्ड। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा आप नेशन वाइड यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई दिल्ली की कंपनी है तो दिल्ली में ही सिक्योरिटीज़ बेचे। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी बेचो, वो कहीं पे भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो सकती है। राइट नेक्स्ट चीज़ क्या है, दैट इज़ नॉलेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो है वो प्रॉफिट या लॉस के ऊपर भी यहाँ पे देख सकता है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में डेली प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़ यहाँ पे अपडेट होती है। तो मुझे प्रॉफिट हुआ कल की ट्रेड से या लॉस हुआ, या कितने का प्रॉफिट कितने का लॉस हुआ, वो भी मैं यहाँ पे मेजर कर सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे यही इंपॉर्टेंस में अगर एंटरप्रेन्योर्स है तो कंपनी जो ये सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करती है, इशू करती है, उनके तरीके से देखो तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे रिकग्निशन। अब रिकग्निशन की अगर बात करें तो जो भी पब्लिश कंपनीज है जो लिस्टेड है, जिनकी सिक्योरिटीज़ यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में रिफ्लेक्ट होती है, मान के चलो उनकी सिक्योरिटीज़ में पॉजिटिव ग्रोथ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है उनकी जो गुडविल है, जो रेप्यूटेशन है, जो रिकग्निशन है, वो ये कंपनीज की यहाँ पे बढ़ती है। नेक्स्ट क्या है, दैट इज़ वाइड मार्केट। अगर वाइड मार्केट की बात करूँ तो बिकॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे कंपनीज का कोई एरिया वाइज लिमिटेशन नहीं है, वो अपने जो सिक्योरिटीज़ है वो आप एक तरीके से कह सकते हो इशू कर सकती है नेशन वाइड, कंट्री वाइड। राइट तो ऐसे केस में उनके पास एक मौका है कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल रेस कर सके, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी मार्केट साइज है, जो इन्वेस्टर साइज है, वो यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है, मैं ऑल ओवर इंडिया से भी पैसे रेस कर सकती हूँ। ठीक है,
नेक्स्ट चीज़ क्या है, दैट इज़ हायर शेयर वैल्यू। अब हायर शेयर वैल्यू की अगर बात करूँ तो जो लोग होते हैं वो वही शेयर्स खरीदते हैं जिसकी प्रीमियम वैल्यू हो, क्योंकि इनकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो उनको लगता है कि अरे यार कल उठ के मुझे यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, तो एक ज़्यादा शेयर की प्राइस एक कंपनी को यहाँ पे मिल सकती है। अब यहाँ पे मैं वही बेनिफिट से इंपॉर्टेंस फ्रॉम द सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रैपिड कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा देखो, कंपनीज हैं, उनको कैपिटल मिल रहा है, फिनेंसेस मिल रहा है, वो पैसा रेज कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे उसी के द्वारा ये कंपनीज ग्रो होके कल उठ के मैन्युफैक्चरिंग करके गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पे प्रोड्यूस करके कहीं ना कहीं सोसाइटीज़ को यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज, रीजनेबल प्राइसेस, बेटर वैरायटी, इंक्रीज इन लाइफस्टाइल, ये बेनिफिट्स दे सकती है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, तो दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जैसे मैंने बोला है, कैपिटल फॉर्मेशन से या ये स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं कंट्री की इकोनॉमी को भी एनहांस करता है, डेवलप करता है, तो कंट्री डेवलप होगी तो जाहिर सी बात है उसके सिटीजन्स के लिए वो बेनिफिशियली है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे क्या है, दैट इज नेशनल प्रोजेक्ट्स। अभी मैं नेशनल प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो कोई भी स्टॉक एक्सचेंज है वो नेशनल प्रॉस्पेरिटी को यहाँ पे प्रमोट करता है, राइट, कैपिटल फॉर्मेशन रेट को इंक्रीज करने की कोशिश करता है फॉर दीज प्रोजेक्ट्स, सो दैट कंट्री में भी जो डेवलपमेंट्स है वो यहाँ पे इजीली आ सके। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 रिसोर्स मोबिलाइजेशन, वो भी यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी अभी तक बहुत अच्छे से हो गई होगी। कल जो आपके न्यूमेरिकल्स वाला चैप्टर है वो भी मैंने कवर करा दिया था। आज मैं और एक कोशिश कर रही हूँ कि और एक एडिशनल वीडियो अगर आपके लिए ला सकूँ, ज़रूर मैं आज लेकर आऊँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए, नहीं चाहिए, क्या चाहिए, वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर यहाँ पे बता देना। तैयारी ज़ोरों शोरों से शुरू रखिएगा, कल आपके पेपर्स है एंड आई एम सुपर कॉन्फिडेंट कि आप उसमें बहुत ही अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करोगे। बट अभी के लिए यहीं पे हम आपको बाय कहेंगे और ये भी कहेंगे कि भैया पढ़ते रहिएगा, ज़ोरों शोरों से तैयारी जारी रखिएगा। बट अभी के लिए अगेन यहीं पे बाय एंड हैव अ नाइस डे।